Question number 4. If Z1, Z2, Z3 are three complex numbers and modulus of Z1 is equal to 1, mod Z2 is equal to 2 and mod Z3 is 3 and modulus of 9 Z1 Z2 plus 4 Z1 Z3 plus Z2 Z3 is equal to 12, then find the value of modulus of Z1 plus Z2 plus Z3. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाला? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो मुझे रिलेशन गिवन है मॉड Z1 Z2 Z3 के इंडिविजुअल और Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 के कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल अलग, तो मुझे इन दोनों का यूज़ करके मुझे जो टर्म चाहिए वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड की चाहिए। करेक्ट। तो मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ मैं देखता हूँ कि मॉड Z1 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, वो 1 ही है। हाँ। मॉड Z2 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ, वो 4 है। मॉड Z3 सिंपल का स्क्वायर वो 9 है। मैं यह इंटरेस्टिंगली ये नोट करता हूँ कि 9, 4 और 1 मेरे पास आ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में। 9, 4 और यहाँ 1। ठीक है। तो मैं यहाँ इससे मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे मॉड का यूज करना है इस क्वेश्चन में। ओके। और मैं इस रिलेशन में ये भी देख रहा हूँ कि जहाँ Z1 Z2 की टर्म है वहाँ Z3 की टर्म नहीं है, Z1 Z3 की टर्म है Z2 की टर्म नहीं है, और Z2 Z3 की टर्म है वहाँ Z1 नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से वो जो नंबर है वो इसका स्क्वायर ही है। इसका स्क्वायर ही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज है, तो मैं इसे पुट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इस गिवन रिलेशन में मैं पुट कर सकता हूँ 9 को लिख सकता हूँ मैं मॉड Z3 स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ Z1 Z2 की टर्म है मेरे पास। 4 को लिख सकता हूँ मैं मॉड Z2 का स्क्वायर और Z1 Z3 की टर्म है। 1 को लिख सकता हूँ मैं मॉड Z1 का स्क्वायर और Z2 Z3 इज इक्वल टू 12 गिवन है। ओके। तो अब इससे ये अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अभी मुझे इससे ये चीज़ लानी है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। हाँ, ये कैसे किया जाएगा? तो अब वही प्रॉपर्टी फिर से, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि मॉड्यूलस से अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, मॉड्यूलस से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z बार। अच्छा, तो ये अक्सर यूज होता है जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मॉड्यूलस में रिलेशन निकालना हो तो हमेशा ये प्रॉपर्टी सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। ओके। तो अब मैं यहाँ Z3 बार की जगह Z3 के मॉड के स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ Z3 बार और Z1 Z2 की टर्म। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग वो चीज़ को हम ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। फिर हम अभी यहाँ से हमें वैसे ये हम लोग क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यहाँ 3 टर्म्स है और मुझे फाइनल आंसर में एक टर्म जो मेरे को एक्सप्रेशन है, जो मेरे को रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, उसमें एक टर्म है। अच्छा, तो उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कॉमन निकाल के। कुछ कॉमन निकाल के मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। Z2 Z3 इज इक्वल टू 12। तो अब देखिए यहाँ से मेरे पास Z1 Z2 Z3 तीनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो ये निकाल लेता हूँ। Z1 Z2 Z3 अंदर मेरे पास बच गया Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार। अच्छा, तो ये काफी सिमिलर हो रहा है वैसे अपने क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन की काफी सिमिलर आ गई, ये टर्म्स आ गए हैं मेरे पास। ठीक है। अब मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। हाँ, ये तो मॉड की प्रॉपर्टी है। हाँ, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3। ठीक है। और मॉड Z3 बार Z2 बार Z1 बार इज इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू पता है, इन तीनों टर्म्स की वैल्यूज पता है मेरे को। मॉड Z1 की वैल्यू 1, मॉड Z2 की वैल्यू 2, Z3 की वैल्यू 3। यहाँ देखिए, यहाँ बचा है मेरे पास Z3 बार Z2 बार Z1 बार इज इक्वल टू 12। हाँ, तो मेरे पास बचा 6 टाइम्स। अब इसमें देखिए यहाँ तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। मैं इस बार को पूरे के ऊपर एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो कहती है मेरे को Z1 प्लस Z2 अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों के अगर ऊपर बार है तो मैं उसको बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ दोनों के ऊपर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। ओके। तो मैंने यही किया है रिवर्स ऑर्डर में कि तीनों के ऊपर था तो मैं तीनों से ऊपर ले आया, तीनों के ऊपर इंडिविजुअल बार को तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यूज कर ली। फिर तो अब मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं, और मुझे ये भी पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बराबर होता है उस कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट के मॉड के। अच्छा, तो एक्चुअली Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट है मेरे पास, उसका मॉड है ये। ठीक है, ठीक है। तो
6 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू बराबर होगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के हाँ। Z3 प्लस Z2 प्लस Z1। इसकी वैल्यू 12 दी हुई है मेरे को, तो 6 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो मॉड Z3 प्लस Z2 प्लस Z1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट जो मुझे चाहिए था। अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्वेश्चन में ये देखा कि मॉड्यूलस और मतलब मॉड्स जब दिए हुए हैं और जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इन दोनों को ऑब्जर्व करके हम लोग को गेस करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मतलब लॉजिकल या फिर एनालिटिक्स की लगा के हमने ये देखा कि ये 9Z1 और 4 और जो 1 है, दीज आर एग्जैक्ट स्क्वायर्स ऑफ द मॉड्स। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग ने उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारे इक्वेशन में। तो इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया और कॉमन निकालने की कोशिश की, ताकि जो बीच में बाकी रहे दैट रिमेन्स टू बी एग्जैक्टली आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को इस प्रॉपर्टी का यूजफुलनेस दिख रहा है, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रहा है। तो इसे तो मतलब ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लग रही है अभी तक की। तो जब भी मॉड आए तो मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है, इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हुए सिंपली ऐसे स्टेप तक आ जाते हैं जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो कॉन्जुगेट बार है उसे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करके पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर डाल देते हैं। एंड सिंस वी नो कि मॉड Z इज इक्वल टू मॉड Z बार, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग सिंपली आंसर निकाल लेते हैं, विच इज़ 12/6 और 2। सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. If 1 plus I into 1 plus 2i into 1 plus 3i so on so forth till 1 plus ni is equal to x plus iy, then find the value of 2 into 5 into 10 so on so forth till 1 plus n square in terms of x and y। तो ये क्वेश्चन तो मतलब एकदम ही सिमिलर नहीं लग रहा है, इसके लिए हम लोग क्या अप्रोच लगाने वाले हैं? एक तो जो अपन सिंपल सोचे, अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें, हाँ। और फिर कंपेयर करें एक्स और वाई में, हाँ, ये तो एक्चुअली कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला, क्योंकि अपने को उससे एक्स और वाई की वैल्यूज पता चलेगी। एक्स और वाई की वैल्यूज पता चलेगी, और मेरे को जो वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, हमेशा हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अच्छा ठीक है, नंबर में पूछा जा रहा है 2 इंटू 5 इंटू 10, तो अब हमें ये देखना है कि 2 कैसे आ रहा है, 5 कैसे आ रहा है, 10 कैसे आ रहा है। आखिरकार 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू अप टू 1 प्लस एन स्क्वायर में रिलेशन क्या है इन टर्म्स में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 2 एक्चुअली देखा जाए तो पहली टर्म 1 प्लस आयोटा का अगर मैं मॉड निकालने की कोशिश करूँ तो वो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। करेक्ट। इसी तरह 1 प्लस 2 आयोटा का निकालने की कोशिश करूँ तो वो आएगा √5। तो अगर मैं देखूँ तो इसी तरह 1 प्लस 3 आयोटा का आएगा √10। तो देखा जाए तो 2, 5, 10 यहाँ आ रहे हैं मेरे पास। तो सिंपली मुझे पता चल रहा है कि 2 क्या है, पहली टर्म का मॉड का स्क्वायर, 5 है दूसरी टर्म की मॉड का स्क्वायर, 10 है तीसरी टर्म की मॉड का स्क्वायर। ओके ओके। तो एक्चुअली इसकी और ये सारी टर्म्स 1 प्लस एन स्क्वायर जा रही है, तो 1 प्लस एन आयोटा के टर्म का मॉड का स्क्वायर। ठीक है। तो अब जब इसकी वैल्यू, अब मुझे पता चल गया मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर LHS में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है वो बराबर होगा RHS में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के। सही है। तो मैं कह सकता हूँ जो LHS में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसका मॉड बराबर होगा RHS में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड, क्योंकि मैं दोनों तरफ सिंपल मॉड ले रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे पता चलता है इस तरफ क्या आएगा √2 इंटू √5 इंटू √10 अप टू √1 प्लस एन स्क्वायर, और RHS में मेरे पास आएगा x प्लस आयोटा वाई दे रखी है इसकी वैल्यू, तो इसका मोड आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ सिंपल। अच्छा, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया। 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में देखना होगा पहले कि पैटर्न देखना पड़ेगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 ओके 1 प्लस एन स्क्वायर। एक्चुअली ये रिलेटेड है मॉड से, तो मुझे मॉड की अप्रोच लगानी पड़ेगी यहाँ पे क्वेश्चन में। ओके, तो इस बात को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रिकैप कर ले तो सबसे पहले ये बात है कि इस क्वेश्चन में, या फिर मेरे को लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही हम लोग ब्रूट फोर्स कभी नहीं लगा सकते। मतलब अगर कोई बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन दी है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप बैठ के मल्टीप्लाई करें। हाँ,
तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता 3 मिनट के क्वेश्चन में, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे रिलेटेड है जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है, वो क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ है उससे किस तरह से रिलेटेड है। ओके, तो ये तो मतलब मानना थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि मतलब डायरेक्ट बस ऐसे कंप्यूटेशन स्किल्स तो चेक होते ही नहीं है, बस मतलब इस टाइप की थोड़ी स्मार्ट चीज़ें चेक होती है। अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इस क्वेश्चन की वैसे स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका हर एक टर्म एक टर्म के मॉड्यूलस का स्क्वायर है। तो एक बार ये नोटिस हो जाए हमसे, उसके बाद तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो बस कैच ये है कि हम लोग को प्रैक्टिस करके ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करके ये आइडिया या स्पार्क अपने आप के अंदर लाना थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तो मतलब प्रैक्टिस के सिवाय ऐसा कुछ है क्या जो मतलब ऐसा हमें हिंट्स दे सकता है कि भाई ऐसा कुछ होगा? नहीं ऐसा प्रैक्टिस ही। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में से प्रैक्टिस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी हमें पता नहीं चल पाएगा क्वेश्चन किस। ओके फाइन, तो ठीक है, तो बेसिकली प्रैक्टिस की थी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो एनीवे गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर हम लोग ये नोटिस कर ले कि एवरी टर्म इज द स्क्वायर ऑफ एवरी टर्म्स मॉड्यूलस, उसके बाद हम लोग जो पहला इक्वेशन है दोनों तरफ मॉड लगा के उसे सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ला देते हैं। एंड अगर हम लोग LHS एंड RHS को स्क्वायर कर ले तो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, विच इज़ बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस फिनिशेस क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. Given that cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 and sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 0, then find the value of number 1 cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma and number 2 sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma। ये तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी क्वेश्चन लग रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे आ गया? एक्चुअली जेई में जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के दिखते हैं वो एक्चुअली दो तरह से सॉल्व हो सकते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री होगी उनमें, या फिर डी मोरवे थ्योरम का यूज होगा। अच्छा, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हाँ थ्योरी है। ओके, तो एक्चुअली हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि मेरे पास 3 वेरिएबल है, मेरे पास अल्फा बीटा गामा, करेक्ट, और मेरे को cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा चाहिए। सही है, ठीक है। तो मैं जब निकालने की कोशिश करूंगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, एक बार ट्राई करूंगा मैं वो चीज़। ओके, तो मुझे पता चलेगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वो चीज़, मुझे वैल्यू नहीं मिल पाएगी इसकी। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा डी मोरवे थ्योरम के बारे में। अच्छा ठीक है, तो डी मोरवे थ्योरम कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो, अगर जहाँ n इंटीजर है, तो n सीधा पावर से ट्रांसफर होके एंगल में आ जाता है। अच्छा n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, तो ये इस प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज़ करूँगा, बट अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ करूँ। तो लेट अस अज्यूम कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ मैं Z1 है जो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसी तरह से मैं मान लेता हूँ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा है। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 और sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा 0, वो इन तीनों को जोड़ने पे कुछ रिलेशन बन रहा है। हाँ। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं cos Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इनका रियल पार्ट आ जाता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0, वो भी 0 है, प्लस आयोटा टाइम sin अल्फा प्लस sin बीटा sin गामा, वो भी 0। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 है। ओके फाइन। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है cos 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, करेक्ट। तो 2 जो 2 की टर्म है वो कैसे आ सकती है? 2 की टर्म आ सकती है अगर अब मैं यूरल फॉर्म का यूज़ करूँ यहाँ पे, तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2 चढ़ा दूँ, हाँ, तो मेरे पास बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का यूज़ करके मुझे स्क्वायर में कोई रिलेशन चाहिए, क्योंकि अगर Z1 स्क्वायर आएगा कहीं पे तो cos 2 अल्फा आएगा, Z2 स्क्वायर आएगा तो कहीं पे 2 पावर उसकी चढ़ेगी बीटा के साथ। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मैं इस जो रिलेशन है इसको स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पे बोथ साइड मुझे मिलता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, तो ये मिलेगा मेरे को Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये तो सिंपल अपनी प्रॉपर्टी है Z1 हाँ, ये तो ओपन कर दी, Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पे मुझे Z1 स्क्वायर, अब Z1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं,
cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। हाँ, ये डी माउस थ्योरम लगा के डी मूवर थ्योरम हाँ। लगाई मैं। इसी तरह से cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा प्लस ये मेरी टर्म 2 टाइम्स z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखने को पता चल रहा है कि मेरे को cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा मिल गया मेरे को अलग, लेकिन ये टर्म मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर रही है। Correct. z1 z2 z2 z3 z3 z1। अच्छा, ये पहले 3 टर्म तो ये 0 0 जो हमने हाँ। पहले निकाल चुके हैं। हाँ नहीं, पहले ये वाली 3 टर्म जी नहीं, हाँ, नहीं मतलब अच्छा अच्छा, ओह 2 अल्फा 2 बीटा तो निकाले ये नहीं। निकालने हैं हमें। और अच्छा, हमें- क्वेश्चन में, ओके question ओके में। ओके, तो हमें यहाँ ये टर्म परेशानी क्रिएट कर रही है, करेक्ट। तो हम इसे निकालने इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं 1/z1 निकालूँ हाँ, तो एक्चुअली वो क्या है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की Power- पावर -1। अच्छा, तो -1 तो अंदर जा सकती तो है। -1 अंदर जा सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस अल्फा। तो हम जानते हैं cos इवन फंक्शन होता है, तो cos अल्फा और माइनस Minus? जाएगा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ओके ओके, इसी तरह से ये वैल्यू आ गई 1/z1 की, इसी तरह से 1/z2 आ जाएगा मेरे पास cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, हाँ और 1/z3 आ जाएगा मेरे पास cos गामा माइनस आयोटा साइन गामा। सही है। तो यहाँ पर जब मैं 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 निकालने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास आएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा माइनस आयोटा टाइम्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। वैसे हम ये 1/z1 1/z2 का मतलब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इधर देखूँ, एलसीएम लेने की कोशिश करूँ, हाँ, हाँ। तो मेरे पास आएगा z1 z2 z3। अच्छा, वो अभी हाँ, तो numerator यहाँ है। z2 z3 आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया z1 z3, अच्छा, यहाँ आ गया अच्छा। z1 z2। तो ये टर्म मेरे को चाहिए थी क्वेश्चन में। वैसे ये जो न्यूमरेटर है जो हमें चाहिए थी, जी। ये अपन अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअली, हाँ बताता हूँ मैं। हाँ। अगर यहाँ आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 z2, हाँ। z1 में अल्फा है, z2 में बीटा है, तो यहाँ पे अच्छा। cos अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ओके cos ओके, बीटा प्लस गामा इस टर्म में आ जाएगा, और cos गामा अच्छा, प्लस अल्फा वो इस तो term बहुत ही में। मुश्किल हो हाँ, वो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा और ठीक हमें है। चाहिए भी नहीं वो। ठीक है ठीक तो है, हम इसलिए ये चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो इसकी वैल्यू गिवन है 0 प्लस 0 माइनस 0 आयोटा। हाँ, हाँ। ये 0 दे रखा है, ये 0 क्वेश्चन में गिवन है मेरे ओके ओके। अच्छा, तो न्यूमरेटर भी 0 ही होगी। को। तो ये एक रिजल्ट मिल गया मेरे को, z2 z3 प्लस z1 z3 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे पता चल गया कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0। करेक्ट, क्योंकि इस रिलेशन से यहाँ देखिए, ये वाले टर्म 0 है, ये 0 है, z1 हाँ। प्लस ये 3 टर्म्स बचे हमारे पास। ओके ओके, और z1 स्क्वायर में क्या आ रहा था, cos, इसका रियल पार्ट क्या था, cos 2 अल्फा, हाँ, इसका रियल पार्ट था cos 2 cos बीटा, 2 बीटा। और इसका रियल पार्ट अच्छा, था cos 2 तो गामा। एग्जैक्टली अपना क्वेश्चन ही आ गया। क्वेश्चन ही आ गया cos 2 ठीक है। प्लस आयोटा टाइम्स sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये तो बस अभी अगर अपन LHS RHS कंपेयर कर ले। रियल पार्ट के हाँ। जो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा 0। ओके, तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0। तो मुझे पता चल गया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू क्या है, 0। और अच्छा, sin 2 अल्फा सिमिलरली प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा की वैल्यू है 0, ओके जो कि मेरा रिक्वायर्ड मुझे चाहिए थी इनकी वैल्यू। तो ये मेरा ओके। आंसर है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सम अप कर लेते हैं। तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि जब भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखे, तो उससे शुरुआत से ही हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने की हमें कोशिश ये नहीं देखना करनी चाहिए, चाहिए। हाँ, नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन वाकई ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फॉर्मूला से रिड्यूस होके हो रहा है, ओके, solve ओके। या नहीं। अगर हाँ। नहीं हो रहा है तो हाँ। एंगल्स में, जैसे एंगल्स बढ़ रहे हो, sin हाँ। 3 अल्फा आ रहा हो, sin 4 अल्फा, हाँ, हाँ। ऐसे सब में एंगल सेम हो, तो मुझे डी मोरवे थ्योरम मोर- का कहीं ना कहीं यूज यूज हो हिंट सकती मिलना है। चाहिए। ओके फाइन, तो ये तो हम लोग को प्रैक्टिस से ही मिलेगी। ये practice और से तो एक बार हमें ये पता चल गया कि हमें ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं सॉल्व करना है, तो उसके बाद हम लोग 3 Assume कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं और इन तीनों के साथ रिलेशनशिप हमारी क्वेश्चन लायक डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे सम करके देखा, क्योंकि दैट वाज गिवन। तो हम लोग ने ये नोटिस किया कि z1 प्लस z2 प्लस z3 0 हो जाएगा।
और फिर हमने ये देखा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम में जो एक्सपोनेंट होता है वो थीटा के साथ आ जाता है। तो बेसिकली सिंस हमें cos टू अल्फा sin टू अल्फा टाइप टर्म्स चाहिए, हमें स्क्वायर करने का आइडिया वहाँ से है, तो हमने उसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पे हम लोग को पहले 3 टर्म्स तो इजीली मिल जाते हैं क्योंकि वो तो हमें दिए हुए हैं, नहीं सॉरी वो तो हमें निकालने हैं, तो क्वेश्चन मिल गया। अभी ये पार्ट ऑफ द इक्वेशन में प्रॉब्लम है, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग को ये एक और आइडिया आना चाहिए कि ये 1/z1, 1/z2 और 1/z3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका सम करने पे न्यूमरेटर इज कमिंग एज द सेम, और हम लोग सिंपली यहाँ पे z1 z2 इंटू z2 z3 ऐसे करके अगर देखेंगे तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और ऐसे कॉम्प्लेक्स मतलब और भी टफ हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, टर्म्स और टर्म्स आएगी जिनको हमें क्वेश्चन में नहीं चाहिए। करेक्ट, अननेसेसरी टर्म्स भी आ रही है, कॉम्प्लिकेशन भी हो रही है। तो बेसिकली हम लोग ने ये मेथड लगाया, तो फिर इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वंस अगेन हमें मिलता है कि RHS 0 है, तो बेसिकली इसका न्यूमरेटर या फिर ये टर्म जो अभी तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था वो भी 0 है। तो इसे भी हमने बॉक्स में डाल दिया ताकि ये नोटिस हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग ने सिंपली LHS और RHS को कंपेयर कर दिया ऑफ दैट स्क्वायर्ड इक्वेशन, एंड वी फाइंड दैट बोथ द टर्म्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन हैपन टू बी इक्वल टू 0. So this concludes question number 6.